हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपके परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम ब्लूप्रिंट के इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों को पता है कि ये एक साप्ताहिक सीरीज है जिसमें प्रत्येक सोमवार को बिहार करंट अफेयर के वीडियो लेक्चर के थ्रू ये सीरीज आप तक पहुंचती है। इस सीरीज में आज हम लोग जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह के सभी समसामयिक मुद्दों पर गौर से चर्चा करेंगे जो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि बिहार के किस तकनीकी संस्थान में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा जो है वो की गई है। तो ये जो घोषणा की गई है वो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। बिहार सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर स्थित जो मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसको शॉर्ट में एमआईटी भी कहा जाता है, ठीक है, एमआईटी, इसके परिसर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग, स्थापित करने की घोषणा की गई है। राज्य में अब तक आर्किटेक्चर के लिए इस प्रकार का समर्पित कोई भी विशिष्ट संस्थान जो है वो नहीं है, जिसके कारण जो हमारे छात्र हैं उनको देश विदेश में भटकना पड़ता है। और इस कमी को दूर करने के लिए एमआईटी मुजफ्फरपुर के परिसर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर का विकास जो है बिहार के किस जिले में किया जा रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर आप बिहार से हैं या बिहार को थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि विष्णुपद मंदिर जो है वो बिहार के गया में है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉरिडोर का विकास भी गया में ही किया जाएगा। और इसकी जो अनुमानित लागत है वो 2390 करोड़ रुपए है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। तो मोक्ष की नगरी के रूप में प्रसिद्ध जो हमारा शहर है गया जी, उसमें पर्यटन और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत की जा रही है। और इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 2390 करोड़ की जो लागत है उससे ये परियोजना विकसित की जाएगी। इसके तहत फल्गु नदी के तट पर भगवान विष्णु की 108 फीट ऊंची जो भव्य प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी। किसकी? भगवान विष्णु की। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। और विष्णुपद मंदिर के जो से लेकर जो मानपुर तक है, फल्गु नदी के सभी घाटों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राज्य का पहला जुगनू पार्क, ठीक है, किस जिले में विकसित किया जा रहा है। तो ये भी भागलपुर में विकसित किया जा रहा है। लगातार जो हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो रासायनिक कीटनाशक हैं उन उससे जो उनके उपयोग से जंगल का जो सिमट रहे हैं, उससे जुगनी की जो जनसंख्या है वो बहुत घट रही है। तो भागलपुर जिले के बरारी क्षेत्र में राज्य का पहला जुगनू पार्क इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। और इसका नाम जो है वो भगजोगनी पार्क रखा जाएगा, क्योंकि भगजोगनी शब्द जो है वो मतलब जुगनू को मतलब बिहार के जो देहाती क्षेत्र हैं उनमें जुगनू को भगजोगनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो भागलपुर का बरारी स्थित किलकारी बाल भवन है, बिहार गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें मतलब छोटे बच्चों को तरह तरह के क्रियाकलाप सिखाए जाने के लिए ये संस्था प्रतिबद्ध है। हाँ, उसी के परिसर में इसे बनाया जाना है। अगला प्रश्न है कि भागलपुर में विकसित किए जा रहे राज्य के पहले जुगनू पार्क, वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट बदला हुआ है। ठीक है, भगजोगनी पार्क जिसको कहते हैं, जमीनी स्तर पर किस वर्ष से मतलब कि ये शुरू हो जाएगा। तो ये वर्ष 2027 से शुरू हो जाएगा।
और ये भागलपुर का जुगनू पार्क विकास के लिए 12 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है और ये वर्तमान में साबौर, लोदीपुर और जो सैंडिस कंपाउंड है, ठीक है, इन इलाकों में जुगनुओं की विभिन्न प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास का अध्ययन कर रही है। इस वैज्ञानिक अध्ययन और प्रारंभिक सर्वेक्षण के पूरा होने के बाद बिहार सरकार की जो योजना है, इस परियोजना के आगे जो मुख्य निर्माण का कार्य है वो साल 2027 में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हाल ही में 10 जुलाई को बिहार के किस प्रसिद्ध लोक कलाकार और नाटककार कवि की पुण्यतिथि मनाई गई है, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है श्रीमान भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए इनसे जुड़े, भिखारी ठाकुर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबर हम लोग देखते हैं। हर साल 10 जुलाई को बिहार के जो महालोक कलाकार, नाटककार, संगीतकार हैं भिखारी ठाकुर, इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है और ये लोक कला, साहित्य और रंगमंच के माध्यम से समाज को नई दिशा देने वाले भिखारी ठाकुर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनको भोजपुरी का शेक्सपियर का, याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर की संज्ञा किसने दी है? तो राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। भोजपुरी का भारतेंदु भी इनको कहा जाता है, भोजपुरी का भारतेंदु, आप याद रखिएगा। और दोनों ही उपाधि से इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही नवाजा है, ठीक है, सॉरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहा हूँ, राहुल सांकृत्यायन ने दोनों ही उपाधि इनको दिया था। चलिए, इनसे जुड़ा और भी फैक्ट है कि 18 दिसंबर 1887 को इनका जन्म सारण छपरा जिले के कुतुबपुर दियारा गांव में हुआ था। इन्होंने समाज में व्याप्त जो कुप्रथा है इनको उजागर करने के लिए रंगमंच को अपना हथियार बनाया और जो लौंडा नाच, एक नाच की शैली है, और इसको एक वैश्विक पहचान दिलाई, जिसमें पुरुष कलाकार ही सामाजिक संदेशों के साथ स्त्री का रूप धारण करके अभिनय करते थे, ठीक है। मतलब जो पुरुष होते हैं वही मतलब स्त्रियों के वस्त्र धारण करके और एक्टिंग करते हैं। 29 से अधिक पुस्तक इन्होंने लिखे हैं और नाटकों की रचना इनके द्वारा की गई है। और इनकी जो कालजयी नाटक है वो विदेशिया है, याद रखिएगा, विदेशिया बहुत बार पूछा जा चुका है बिहार के सभी परीक्षाओं में। और जो लोग रोजगार की तलाश में मतलब जो है बाहर जाते हैं, उनकी पत्नियों के द्वारा जो उनके विरह है उसे दिखाने के लिए, उनकी दर्द को बयां करने के लिए ये पुस्तक जाना जाता है। इसके अलावा जो अन्य प्रसिद्ध नाटक है, गबर घीचोर, बेटी बेचवा और भाई विरोध, ये इनके प्रमुख पुस्तक हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इनके बारे में और जाने तो भिखारी ठाकुर के साथ लंबे समय तक काम करने वाले उनकी मंडली के सबसे वरिष्ठ कलाकार रामचंद्र माझी को वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे भिखारी ठाकुर की लौंडा नाच परंपरा को जीवित रखने वाले प्रमुख सूत्रधार थे और इनका निधन भी वर्ष 2022 में हो चुका है, रामचंद्र माझी जी का, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने नाटकों में केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि छुआछूत, नशाखोरी, बाल विवाह, प्रवासन यानी कि जो माइग्रेशन आजकल राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, इन गंभीर समस्याओं पर खुलकर प्रहार किया, जिसके कारण लोक रत्न भी इनको कहा जा रहा है, रामचंद्र माझी को, ठीक है, इनको कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर, याद रखिएगा, दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर पटना के विकास के लिए रीजनल रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम के तहत किन 4 शहरों के लिए रैपिड रेल कॉरिडोर की जो डीपीआर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, आरा को बनाने के लिए दिया गया है और बेगूसराय भी इसमें शामिल है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिहार सरकार ने राजधानी पटना से राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों में जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसके तहत रैपिड रेल सेवा शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और इसके लिए 31.59 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी गई है। ये परियोजना दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित होगी, जिससे ट्रेनों की गति जो है 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी
और सफर का समय जो है वो बिल्कुल आधा रह जाएगा। और ये जो चिन्हित किए गए 4 कॉरिडोर है इस ट्रेन को चलाने के लिए, वो पटना गयाजी कॉरिडोर पहला, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा पटना हाजीपुर और प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट और मुजफ्फरपुर कॉरिडोर को जोड़ने वाली, चौथा है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर को जोड़ने वाली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद रैपिड रेल सेवा को शुरू करने वाला बिहार जो है वो 5वां राज्य बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की घोषणा के अनुसार बिहार के सभी 101 अनुमंडलों में किन विद्यालयों की स्थापना की जाएगी? तो ये जननायक कर्पूरी ठाकुर बालक और कन्या आवासीय विद्यालयों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव जो है वो मंत्री महोदया के द्वारा रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जो है रमा निषाद, ये मंत्री महोदयों ने मतलब घोषणा की है कि 101 अनुमंडल में इस तरह के विद्यालय जो है बालक और कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय खोले जाएंगे। इस आवासीय विद्यालयों में बालकों के लिए 720 बेड होंगे और जो बालिकाएं हैं उनके लिए 520 बेड की क्षमता होंगी। इसके अतिरिक्त 12वीं पास छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुलिस, फायर सर्विस और तकनीकी कोर्स करने पर 50,000 तक का लैपटॉप देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस वर्ष तक राज्य सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा लगाने की स्वीकृति दी है? तो ये दिया है वर्ष 2029-30 तक के लिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। और बिहार कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 तक के सभी सरकारी और सरकारी नियंत्रण के अधीन जो भी भवन है उनको मिलाकर उनकी छतों पर 500 मेगावाट क्षमता का जो ग्रिड कनेक्शन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट है, जिसको हम लोग रेस्को मोड में मतलब जानते हैं, उसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, वर्तमान में लगभग 13,000 जो सरकारी भवन है उससे 111 मेगावाट जो सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन हो रहा है। याद रखिएगा, एक फैक्ट है जो हमेशा परीक्षा में मिलान करने वाले जैसे प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय अभी जस्ट ये शपथ ली थी, 1 महीने भी नहीं हुए हैं। मीनाक्षी मदन राय के सेवानिवृत्त होने के बाद पटना हाईकोर्ट का जो नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पटना हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति जो सुधीर सिंह हैं, इनको पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने जो सिक्किम हाई कोर्ट से आई हुई मीनाक्षी मदन राय थी, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद 12 जुलाई से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और इससे पहले वे 23 अक्टूबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक जो इस पद पर पहले भी रह चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये इनका दूसरा कार्यकाल है। मतलब एक तरह से ये चार्ज इनको दिया गया है। चलिए, बिहार के गया जी में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी यानी कि जो बीपाड संस्था है, जहां आप लोग बीपीएससी क्वालिफाई करके ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उस बीपाड में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। और गया जी के बीपाड परिसर में नवनिर्मित विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रबोधन कार्यक्रम किया गया यहाँ पर। और यहीं पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायकों को संसदीय परंपराओं, ठीक है, और विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय शिष्टाचार से अवगत कराना था। बहुत ही बेहतरीन पहल है ये। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित थे। इनका जो इसका आयोजन जो है वो बिहार विधानसभा सचिवालय प्राइड
लोकसभा सचिवालय और बिपार्ट के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा के अनुसार बिहार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो पीडीएस है, ठीक है, इस पीडीएस के थ्रू राशन कार्ड बनाए जाएंगे। कितने राशन कार्ड बनाए जाने की जो घोषणा है वो सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। तो ये रैपिड मोड में 1 करोड़ राशन कार्ड, नए राशन कार्ड के बनाए जाने की घोषणा इन्होंने की है। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ये घोषणा की है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की सहमति से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। 1 करोड़ नए राशन कार्ड मिशन मोड पर बनाए जाने का निर्देश दिया है उन्होंने। और 2 करोड़ 3 लाख से अधिक राशन कार्ड जो धारक परिवार पहले से मौजूद हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान सम्मान निधि की जो है हालिया 23वीं किस्त के तहत बिहार के कितने लाख परिवारों के खातों में रुपए 1463 करोड़ की सम्मान राशि हस्तांतरित कर दी गई है, ठीक है। तो 73 लाख किसान जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की गई पीएम किसान सम्मान निधि के 23वीं किस्त, याद रखिएगा ये 23वीं किस्त है। इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षा में। और 73 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में ये राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। कितनी राशि? तो 1463 करोड़ की राशि है जो 73 लाख से अधिक किसानों के अकाउंट में ये ट्रांसफर किया गया है और इतने परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त समेकित खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ बिहार के किसानों को कृषि कार्य के लिए 64 पैसे प्रति यूनिट की दर से जो रियायती बिजली यानी सब्सिडी वाले बिजली मुहैया कराई जा रही है। राज्य में अब तक 55 लाख किसानों की जो फार्मर आईडी है वो बनाई जा चुकी है। ये डाटा है। इन दिनों कई सारे डाटा को मिलाकर एक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा चल रही है आयोग के द्वारा, विभिन्न आयोग के द्वारा। तो इस तरह का डाटा आपको वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या जब भी आप मेंस लिखेंगे तो वहां भी आपको ये इस्तेमाल में आएगा। पिछले 2 दशक में सिंचित भूमि जो है वो 22,000 हेक्टेयर से बढ़कर 44,000 हेक्टेयर हो गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनकी जयंती के अवसर पर बिहार सरकार ने राज्य के किस स्तर पर महत्वपूर्ण पार्कों और सड़कों का नामकरण कर एवं उनके नाम पर करने की घोषणा की है? तो ये सभी जिला मुख्यालयों में ऐसा करने की घोषणा उन्होंने की है। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इन्हीं की जयंती के अवसर पर बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण पार्कों और सड़कों का जो निर्माण एवं नामकरण होगा वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास विभाग द्वारा जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार करंट अफेयर्स के इस सीरीज में बने रहने के लिए, आपके विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, प्रत्येक सोमवार हम यूं ही मिलते रहेंगे। और भी हमारे अदर सब्जेक्ट्स के जो वीडियो लेक्चर आते हैं उनको भी अटेंड करते रहिए। आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी कोई अपडेट आए वो सीधे आप तक पहुंचे। धन्यवाद।